मुसीबत हो जाएगी। लेकिन कहाँ छुपाऊं? कहीं भी छुपाओ, मुझे नहीं पता, जल्दी करो। ये सब क्या है नोबिता? आखिर तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जवाब दो। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे मॉम। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कुछ छुपाया है ना? वहाँ पर कुछ नहीं है मॉम। अजीब है। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मुझसे कुछ भी छुपाओ, समझ गए ना? अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। प्रॉब्लम बड़ी है, अब क्या करें? ये तो आसान है। हमें मॉम को बस ये दिखाना है कि ये कैट कितनी स्मार्ट और यूजफुल है, समझे? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर क्या ये छोटी सी कैट वो सब कर पाएगी जो हम इसे कहेंगे? उसके लिए भी मेरे पास कुछ है। एनिमल रीइंकार्नेशन एग। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा एग है। अगर तुम इसके अंदर जाओगे और किसी एनिमल के बारे में सोचोगे तो ये गैजेट तुम्हें उस एनिमल जैसा ही बना देगा नोबिता, समझे? हाँ? यानी इस तरह से मैं मॉम को समझा सकता हूँ कि कैट्स कितनी यूजफुल होती हैं। हाँ, तुम सही समझे। इसमें बहुत मजा आएगा। ट्राई करते हैं। हो सकता है बात बन जाए। ठीक है डोरेमोन। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें इस कैट की इमेज के बारे में सोचना है नोबिता, ठीक है? हाँ, ओके। तैयार हो जाओ, मैं कवर बंद करता हूँ। मैं कैसा दिखता हूँ? ज्यादा तो नहीं, पर हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना? म्याऊ। अब मैं इस असली कैट को स्टोरेज शेड में छुपा देता हूँ। अरे हाँ नोबिता, क्या तुम चेक करोगी कोई मेल तो नहीं आई है? तुम कितने स्मार्ट हो ये दिखाने का सिर्फ यही चांस है। मैं समझ गया। हाँ? म्याऊ। ओह, थैंक यू सो मच। तुम अंदर कैसे आई? जल्दी से बाहर निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जरूर नोबिता ही उसे लेकर आया होगा। वो कैट कहीं भी छुपी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। मुझे लगता है वो जरूर इस शेड में छुपी होगी। अब क्या होगा नोबिता? मुझे नहीं पता। देखो, मेरे पास मत आना। अरे ये तो अंदर चली गई। अभी बाहर निकालती हूँ। हाँ? जिस तरह से मॉम रिएक्ट कर रही है, मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। हमें उसके लिए कोई दूसरा ओनर ढूंढना होगा। क्या सच में? ये तो बुरा हुआ। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बाहर निकलो यहाँ से। घर में कोई है? आती हूँ। बोलो। क्या आपको कैट्स पसंद है? मेरे पास एक बहुत अच्छी कैट है। क्या ये वाली? लेकिन ये तो क्यूट नहीं है। देखिए, ये तो बस एक सैंपल है। जो असली कैट है वो सच में बहुत क्यूट है, मेरा यकीन कीजिए। मैं रख लेती, लेकिन मुझे कैट्स पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कैट्स पसंद नहीं है तो पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो आखिर कहाँ छुपी होगी? जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी मुझे चैन नहीं आएगा। क्या कोई ऐसा है जिसे एक क्यूट कैट चाहिए? मुझे नहीं लगता इस तरह बात बनेगी डोरेमोन। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें उस कैट की मदद करनी है। क्या कोई है जिसे एक क्यूट कैट चाहिए? म्याऊ। इस बार ये नहीं बचेगी। हाँ! अरे नहीं, ये क्या? तुमने बचा लिया, नहीं तो यहाँ आग लग जाती। हाँ? मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी कैट हो। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें थोड़ा दूध देती हूँ। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है।
इसे पीने के बाद तुम यहाँ से चली जाना, ठीक है? घर में कोई है? आई! अरे मैडम, आप यहाँ? हेलो। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी कैट है। मैं यहाँ किसी काम से आई थी, इसलिए सोचा तुमसे मिलती हुई चलूं। आपने अच्छा किया। मेरे हस्बैंड तो अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। आप खड़ी क्यों हैं? अंदर आइए ना प्लीज। तुम्हारी कैट तो सच में बहुत प्यारी है। हाँ, हाँ। मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को कैट्स बहुत पसंद हैं। तुम्हें भी पसंद है? हाँ, हाँ, बिल्कुल बहुत पसंद है। अरे कुरो, तुम हो? अरे नहीं, ये मेरा कुरो नहीं है, ये तो कोई और है। ये तो बस दिखाने के लिए एक सैंपल है। क्या आपकी कैट का नाम कुरो है? हाँ, उसने मेरा एक कीमती गमला तोड़ दिया था, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। तभी से मेरा ग्रैंड चाइल्ड बहुत उदास है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी असली कुरो अभी लाकर देता हूँ। प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है? अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। आप हमारे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी। सॉरी, मैंने तुम्हें तंग किया। अब से मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से डिलिशियस कैट फूड लाती हूँ। तुम घर का ध्यान रखना, समझ गई ना? कुरो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हारे ओनर का पता चल गया है। हम तुम्हें अभी वहाँ ले चलते हैं, ठीक है? जाने से पहले मुझे हाँ? पहले जैसा बना दो डोरेमोन। हाँ हाँ, ठीक है नोबिता। तो नोबिता, अब मैं कुरो को उस ओल्ड मैन के घर ले जाता हूँ। बाय बाय कुरो। चलो, अच्छा हुआ, सब ठीक हो गया। अरे वो कैट कहाँ चली गई? हाँ? नोबिता, क्या तुमने उस कैट को कहीं देखा है? तुम कहाँ हो? हाँ? वो तो अपने ओनर के पास चली गई मॉम। हाँ? ये तुमने क्या किया? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो डोरेमोन, कुरो के जाने से मॉम कितनी नाराज हैं। शायद मॉम उससे बहुत प्यार करने लगी थी। क्या करें? पता नहीं अब क्या होगा। हम कुरो को तो वापस नहीं ला सकते नोबिता। हाँ? अरे हाँ, तुम उसकी जगह क्यों नहीं ले लेते? हाँ? मुझे फिर से कैट बनना होगा। क्या तुम इतना नहीं कर सकते? देखो, ये ठीक नहीं है। वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। हाँ, तुमने सही कहा। ये बहुत प्यारी है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये यहाँ वापस आ गई है। पर ये नोबिता कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई है। आज उसे वापस आने दो। हाँ? कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं डोरेमोन। हाँ, हाँ, आज आप उसे बिल्कुल डिनर मत देना मॉम। नहीं, हाँ? नहीं, 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 नहीं। अरे क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इस बार टाइगर मास्क में क्या होगा? अगर तुम आगे बढ़े तो ये बच्चा नहीं बचेगा। डरपोक, ये लो। और तभी अलार्म बजता है। हाँ? क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो टाइगर? हमेशा कॉमिक के अंत में स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है डोरेमोन। निजी को नीजो की टाइगर मास्क हमेशा मुझे सस्पेंस में रखती है डोरेमोन। लेकिन नोबिता, अगले इशू में टाइगर मास्क कैसे बचकर निकलेगा? मुझे नहीं पता डोरेमोन। मुझे तो ऐसा लगता है नोबिता, इस बार वो बच नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। बिना हीरो के कॉमिक का क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है उसके पास एक बढ़िया प्लान होगा डोरेमोन। लेकिन वो क्या करेगा? आइडिया, हम ऑथर से पूछ सकते हैं नोबिता। ये है ऑथर निजी को नीजो का घर। क्या घर पर कोई है? वो अंदर होंगे। एक मिनट रुको, तुम कहाँ से आए हो? हाँ?
तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। अभी वो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर मास्क पर काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हम ये पूछने आए हैं कि इस इशू में क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं? मुझे क्या पता क्या होगा। सर क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अभी तक नहीं हुआ। देखो, मुझे अभी तक ये क्लू नहीं मिला है कि टाइगर मास्क किस तरह से बचकर भागेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर आप लिखेंगे नहीं तो हम कॉमिक्स में क्या छापेंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इतनी jल्दी नहीं लिख सकता। देखिए ये ठीक नहीं है। आप अपनी गलती को दूसरों पर नहीं डाल सकते। लगता है उन्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। अब तो मेरी ये जानने की इच्छा और बढ़ गई है डोरेमोन कि आगे क्या होने वाला है। तुमने सही कहा नोबिता। अब क्या करें? हाँ, समझ गया। अरे नहीं, मुझे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। लेकिन किस बारे में डोरेमोन? हम अगले महीने में जाने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है डोरेमोन। देखो ये रहा अक्टूबर इशू। अब मजा आएगा। मजेदार है। मुझे परेशान मत करो। क्या बात है? हाँ। स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है। भाग जाओ। हमने तो सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी डोरेमोन। देखो नोबिता, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम कम से कम आधी कॉमिक तो पढ़ पाए। अब सिर्फ हमें ही अगले इशू की आधी स्टोरी पता है डोरेमोन। तुम्हें क्या लगता है सुनियो, इस बार टाइगर मास्क में क्या होने वाला है? पता नहीं क्या होगा जियान, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी अगले इशू का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों क्या तुम जानना चाहते हो टाइगर मास्क में क्या होगा? हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं नोबिता। चुप हो जाओ नोबिता, सबको इसके बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ओके ओके ओके। मैं बताता हूँ अगले इशू में क्या होने वाला है। क्या तुम यकीन से ये बात कह रहे हो नोबिता? हाँ बिल्कुल जियान। तो जल्दी से हमें बताओ नोबिता। जल्दी बताओ नोबिता, टाइगर मास्क के साथ क्या होने वाला है? अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं बता देता हूँ। याद रखना तुमने सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है नोबिता। अगर जियान नाराज हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो उसके बाद सीन चेंज होता है दोस्तों। सीन चेंज होता है? और उसके बाद टाइगर मास्क का छोटा भाई वहाँ पहुँच जाता है। क्या कहा? टाइगर मास्क का एक छोटा भाई भी है? अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद वो अपने बड़े भाई को बचा लेता है और उसके बाद वो डार्क फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को ढूंढ लेता है। समझ गए? हाँ, और फिर क्या? हाँ क्या वो हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है? हाँ जियान, वहाँ पहुँचने के बाद वो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। हाँ बोलो नोबिता, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ, हाँ वो एक सीक्रेट है दोस्तों। हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ। अरे ये तो वही है। ये तो टाइगर मास्क के ऑथर मिस्टर निजिको हैं। ये सब हो क्या रहा है? तुम ये बात सिर्फ मुझे बताओगे यंग मैन, ठीक है? अब जल्दी से बताओ उसके बाद क्या हुआ। लेकिन देखो तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, प्लीज बताओ। मुझे सच में नहीं पता आगे क्या हुआ। देखो हाँ? ऐसा मत कहो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। रुक जाओ, तुमने मुझे आधी कहानी बताई है, ये ठीक नहीं है। रुक जाओ। तुमने खुद ही तो ये कॉमिक्स लिखी है, तुम्हें पता होना चाहिए आगे क्या होगा। मुझे जाने रुक दो। जाओ, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इसे नहीं लिखा है। प्लीज। कल मैंने एक कमाल का शॉट मारा था। हाँ तुमने सही कहा जियान, मजा आ गया। हाँ? अरे देखो वहाँ कुछ है जियान। हाँ? ये क्या है? इसे खोलकर देखो। हाँ? एक कैट। लगता है इस कैट को यहाँ पर कोई छोड़ गया है। अब क्या होगा? मुझे लगता है किसी को इसे ले जाना चाहिए। हाँ? अरे नहीं, मैं नहीं ले जा सकता, मेरे पास पहले से ही एक डॉग है। तुम बताओ सुनियो। मैं भी नहीं ले जा सकता, हमारे घर में पहले से ही एक कैट है। वो एक पर्शियन कैट है नोबिता, और मेरे डैड उसे पेरिस से लेकर आए थे। समझे? और मैं भी नहीं, मेरे पास पहले से ही एक कैनरी है। तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते नोबिता?
मैं नहीं ले जा सकता, मेरी मॉम को कैट पसंद नहीं है। हाँ? मेरी मॉम मुझे इसे घर में रखने नहीं देंगी। अब हमें क्या करना चाहिए नोबिता? हाँ? मुझे बुरा लग रहा है। तुमने सही कहा, लेकिन अब इसका क्या होगा नोबिता? ये सब तुम्हारी गलती है। अब तो तुम्हें इसे अपने साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना नोबिता? हाँ सुनियो, अगर तुम इसे नहीं देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा मत कहो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है। अगर तुमने इसे नहीं देखा होता तो ये इस वक्त अपने घर पर स्नैक्स खा रही होती। हाँ, तुम कहते हो तो मैं इसे वापस बंद कर देता हूँ। मान लेंगे हमें ये मिली ही नहीं। प्लीज इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है, कोई अच्छा इंसान तुम्हें जरूर ले जाएगा। रुक जाओ, इसे मैं ले जाऊंगा। अगर तुम्हारी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा तो? मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम सच में ये कर पाओगे नोबिता? हाँ, मैं मॉम को समझाऊंगा। थैंक यू नोबिता, तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये बहुत प्यारी है। क्यों, है ना? ओके, आज से ये कैट नोबिता की है। देखो, मैं मॉम को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे तुम्हारे पेट को क्या हुआ? हाँ? ये कैट तुम कहाँ से लेकर आए हो नोबिता? इसे कोई छोड़ गया था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। हाँ? तुम्हें पता है ना मॉम कितना गुस्सा होंगी नोबिता? हाँ, लेकिन डोरेमोन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मॉम को पेट्स पसंद नहीं है डोरेमोन, पर उन्हें नहीं पता कि डॉग्स और कैट्स कितने क्यूट होते हैं। हाँ? बस हमें मॉम को ये दिखाना होगा डोरेमोन कि एनिमल्स के साथ कितना मजा आता है, समझे? वाओ, तुमने सही कहा नोबिता, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। कोई ऐसा गैजेट दो जो हमारी मदद करे। देखो, मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है नोबिता जो तुम्हारी मदद कर सके। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ करना होगा, प्लीज डोरेमोन। नोबिता कहाँ रह गया? मुझे उससे कुछ काम था। अरे, वो घर आ गया, पर मैंने तो उसे अंदर आते देखा ही नहीं। जल्दी करो, इससे पहले कि मॉम इसे ढूंढ ले डोरेमोन। तुम्हारे पास कोई तो गैजेट होगा ना? नोबिता, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? हाँ, अरे नहीं, मॉम ऊपर आ रही है डोरेमोन। जल्दी करो, इस कैट को छुपाओ, मॉम ने इसे देख लिया तो बहुत। बताओ ना। मिस्टर निजीको, प्लीज अपने आप को संभालिए। सर, आप अचानक इस तरह कहाँ गायब हो गए थे? मैं बस यूं ही थोड़ी देर घूमने के लिए आया था। आप जल्दी नहीं करेंगे तो हम प्रिंटिंग टाइम से नहीं कर पाएंगे। देखा तुमने, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं इसे टाइम से नहीं लिख पाऊंगा। देखिए, बात ये है कि मैंने अभी तक सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है। क्या आधी कॉमिक पढ़ी है? मेरे पास 350 रुपए होते तो मैं उसे खरीद लेता। तुम भी उस कॉमिक को पढ़ना चाहते हो ना डोरेमोन? हाँ, वो तो है। मैं समझ गया, 350 रुपए से तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं भी आता हूँ। अगर उन्होंने हमें फिर से बाहर निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है, भाग जाओ। चलो अंदर चलते हैं। क्या अंदर कोई है? तुम दोनों फिर से वापस आ गए। तुमने सुना नहीं था स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है? हम पढ़ नहीं रहे। इस बार हम पैसे लेकर इसे खरीदने आए हैं। हाँ? दोबारा जरूर आना। मिस्टर निजीको, अरे तुम आ गए। अगर बुरा ना माने तो आप थोड़ी देर बाहर बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है, पर आप थोड़ा जल्दी लिखिएगा। ये रही कॉमिक। अरे ये तो अक्टूबर का इशू है, ये तो अभी तक छपा भी नहीं है। तुम्हें कहाँ से मिल गया? कोई बात नहीं, ये मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। अरे टाइगर मास्क तो फंस गया था, आखिर वो किस तरह से बच गया?
ओह, तो उसका एक छोटा भाई भी है, अब समझा। हाँ। ओह, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे बच पाओगे जैगुआर? अरे ये क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैगुआर मास्क सबसे आखिर में पकड़ा जाएगा। अगर एंडिंग ऐसी होगी तो इसे आगे लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब नवंबर इशू के लिए मुझे अभी से कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। लिखना है तो अभी से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑथर तो बहुत ही बेकार है। ओह, अरे नहीं, इसका ऑथर तो मैं ही हूँ। क्या आपने काम अभी तक पूरा नहीं किया सर? अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी में से कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें यंग जंप भी लिखना है और उसके बाद मिस फॉर्चून। आप थोड़ा जल्दी कीजिए सर, हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं लिख सकता। जाओ अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आओ। अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आए। शायद इसे कुछ नहीं आता। हम सारी कॉमिक्स ले आए सर। अरे आपको क्या हो गया है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर सकता। क्या तुम दोनों मेरे लिए इन सब कॉमिक्स की कॉपीज बना दोगे प्लीज? लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ सर। बस होने ही वाला है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। एक बात बताओ, हाँ? हम यहाँ बैठकर ये सब क्यों कर रहे हैं डोरेमोन? ओह, देखो अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो हम टाइम से नहीं लिख पाएंगे। हेलो, नमस्ते और स्वागत है मेरे डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 9 के रिव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे डोरेमोन के एक और थ्रिलिंग रहस्यमयी एपिसोड की जो आपको हैरान कर देगा। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोटिक कैट, नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाता है, लेकिन हर बार कुछ नए सवाल छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव कैप पहनो, पॉपकॉर्न ग्रैब करो और चलो डाइव करते हैं इस लेटेस्ट एपिसोड में। सीजन 20 का ये नया एपिसोड जो रिलीज हुआ 23 मई 2025 को है दो मजेदार मिस्ट्री स्टोरीज का कूल कॉम्बो, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल और दी शैडो ट्रैकर। चलो शुरू करते हैं समरी रिव्यू और देखते हैं क्या है खास इस एपिसोड में। पहली स्टोरी, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए टीचर से डांट खाता है। वो घर आकर डोरेमोन से शिकायत करता है, यार हिस्ट्री तो टोटली बोरिंग है, कुछ मजेदार करो। डोरेमोन अपने क्लासिक स्टाइल में 4D पॉकेट से निकालता है एक गैजेट, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर। ये गैजेट पुराने टाइम कैप्सूल्स को ढूंढ सकता है जो पास्ट या फ्यूचर में छुपाए गए हों। कितना कूल ना? नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में इस गैजेट को यूज करता है और स्कूल के पीछे एक पुराना टाइम कैप्सूल ढूंढ लेता है, लेकिन जब उसे खोलता है तो अंदर से एक अजीब फुसफुसाती आवाज आती है जो कहती है मुझे रिलीज करो। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को बुलाता है। डोरेमोन चेक करता है और पता चलता है कि ये कैप्सूल फ्यूचर से है और इसमें कोई मैसेज लॉक है। मैसेज को अनलॉक करने के लिए नोबिता और डोरेमोन एक एडवेंचर पर निकलते हैं। वो स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं और पता चलता है कि कैप्सूल को किसी ने 50 साल पहले छुपाया था। लेकिन ट्विस्ट ये है, कैप्सूल की आवाज फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। क्या ये आवाज किसी फ्यूचर के इंसान की है जो नोबिता को कांटेक्ट करना चाहता है? हंगामा तब बढ़ता है जब कैप्सूल अपने आप ग्लो करने लगता है और स्कूल में अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये सच में भूत है या फ्यूचर का कोई गैजेट माल फंक्शन कर रहा है? डोरेमोन अपनी स्मार्टनेस से मिस्ट्री सॉल्व करता है, लेकिन आखिरी सीन में एक ऐसा क्लू छोड़ जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। थ्रिल, मजा और थोड़ा सा डर, ये स्टोरी है फुल ऑन। दूसरी स्टोरी, द शैडो ट्रैकर। दूसरी स्टोरी में नोबिता को स्कूल में एक नया टास्क मिलता है, अपने दोस्तों की हॉबीज पर प्रेजेंटेशन देना। नोबिता जो आलसीपन का किंग है, डोरेमोन से कहता है यार कुछ आसान तरीका बता। डोरेमोन निकालता है शैडो ट्रैकर, एक गैजेट जो किसी के शैडो को फॉलो करके उसकी सीक्रेट हॉबीज बता सकता है।
मस्त आइडिया ना। नोबिता इस गैजेट को ज्ञान और सुनियो पर यूज करता है, लेकिन गलती से वो शिजुका के शैडो को ट्रैक कर लेता है। शैडो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है, एक पुरानी लाइब्रेरी। वहां नोबिता को पता चलता है कि शिजुका रात में चुपके से कुछ रहस्यमयी किताबें पढ़ रही हैं। क्या शिजुका का कोई सीक्रेट? डोरेमोन और नोबिता इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी में घुसते हैं और वहां उन्हें एक हिडन रूम मिलता है। रूम में एक पुराना गैजेट होता है जो शैडोज को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, गैजेट से एक सिग्नल निकलता है जो फ्यूचर से आ रहा है। क्या शिजुका की सीक्रेट हॉबी फ्यूचर से जुड़ी है? हंगामा तब और बढ़ता है जब ज्ञान और सुनियो भी इस मिस्ट्री में कूद पड़ते हैं और लाइब्रेरी में अजीब अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये शैडोज फ्यूचर के हैं या कोई पुराना गैजेट ट्रिक कर रहा है? डोरेमोन आखिर में सब कुछ फिक्स करता है, लेकिन स्टोरी एक सवाल छोड़ जाती है। शिजुका का सीक्रेट क्या था? एडवेंचर, ह्यूमर और मिस्ट्री का धमाकेदार मिक्स इस एपिसोड की खासियत। पहला, मिस्ट्री का थ्रिल। विस्परिंग टाइम कैप्सूल में फ्यूचर की आवाज और शैडो ट्रैकर में शिजुका का सीक्रेट बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखता है। दोनों स्टोरीज में रहस्य का तड़का जबरदस्त है। दूसरा, गैजेट्स, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर और शैडो ट्रैकर टोटली यूनिक है। खासकर वो सीन जहां कैप्सूल ग्लो करता है और शैडोज लाइब्रेरी में दौड़ते हैं, वो डर और हंसी का परफेक्ट कॉम्बो है। तीसरा, कैरेक्टर डायनामिक्स। इस बार शिजुका का रोल बड़ा है और उसका सीक्रेट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ज्ञान और सुनियो की बेवकूफी हंसाती है और नोबिता की जल्दबाजी वही पुराना डोरेमोन वाइब देती है। हिंदी डबिंग भी शानदार है। डोरेमोन की सिर पकड़ने वाली आवाज और नोबिता की मासूमियत टॉप नॉच है। चौथा, लेसन। स्टोरी सिखाती है कि दूसरों के सीक्रेट्स में बिना परमिशन ताक झांक करना गलत है और जल्दबाजी मुसीबत ला सकती है। ये लेसन बच्चों के लिए मजेदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पांचवा, सस्पेंस। दोनों स्टोरीज आखिर में सवाल छोड़ती हैं। कैप्सूल की आवाज किसकी थी? शिजुका का सीक्रेट क्या है? ये सस्पेंस अगले एपिसोड का इंतजार बढ़ा देता है। क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? पहला, बैकग्राउंड डिटेल्स। शैडो ट्रैकर में लाइब्रेरी का सेटअप मजेदार है, लेकिन और डरावना हो सकता था। अगर कुछ भूतिया वाइब्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। दूसरा, स्टोरी लेंथ। विस्परिंग टाइम कैप्सूल को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो कैप्सूल की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर की किसी सिविलाइजेशन से था? थोड़ा और खुलासा अच्छा होता। तीसरा, एनिमेशन। सीजन 20 का एनिमेशन क्रिस्प है, लेकिन कुछ सीन्स में बैकग्राउंड सिंपल लगे। पुराने डोरेमोन एपिसोड्स के रंग बिरंगे डिटेल्ड बैकग्राउंड्स वाला फील थोड़ा मिसिंग था। कौन देखे? अगर तुम डोरेमोन फैन हो तो ये एपिसोड मस्ट वॉच है। 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट, फन और थोड़ा सस्पेंसफुल है। हिंदी कार्टून लवर्स के लिए डबिंग जबरदस्त है और अगर तुम्हें मिस्ट्री, एडवेंचर और थोड़ा सा डर पसंद है तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए टेलर मेड है। मेरा स्कोर, मैं इस एपिसोड को दूंगा 8.7 आउट ऑफ 10। मिस्ट्रीज थ्रिलिंग, गैजेट्स कूल और शिजुका का सीक्रेट सुपर इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा और डरावना बैकग्राउंड और डीप बैक स्टोरी इसे 10 बना सकता था। तुम्हारा स्कोर क्या है? कहाँ देखें? ये एपिसोड bilibili.tv पर अवेलेबल है। कुछ क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी मिल सकती है। लिंक चेक करो और एंजॉय करो। आखिरी बात, डोरेमोन हमेशा दिल को छूता है।
मिस्ट्री पार्ट 9 वही पुराना डोरेमोन मजा लाता है। नोबिता की बेवकूफी, डोरेमोन के गैजेट्स और ढेर सारी मिस्ट्री। इस बार सस्पेंस और शिजुका का सीक्रेट इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाते हैं। तो अपने बचपन को फिर से जीने के लिए ये एपिसोड जरूर देखो। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट डोरेमोन गैजेट कौन सा है। मेरा तो एनीवेयर डोर है। और हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि शिजुका का सीक्रेट फ्यूचर से जुड़ा है या कोई और ट्विस्ट है? अपनी थियरी शेयर करो। ये था मेरा रिव्यू। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक स्टे हीनप्पी और जय डोरेमोन। Do you ever feel like no matter how kind, giving, or loyal you are, people still take you for granted? You give your time, your effort, even your heart, yet, instead of gratitude, you get disrespect, rejection, and disappointment. Today, we're going to solve this problem once and for all. After this video, you will stop being the so-called nice guy forever and step into the role of someone who commands respect, authority, and power without ever needing to beg for it. The world has little mercy for the man who bends himself in half to win the favor of others. Nice guy imagines that his goodness is a shield, that his willingness to serve, to comfort, and to please will earn him loyalty and admiration. This belief is nothing more than a trap, a dangerous illusion that strips him of all power. People do not reward those who are endlessly agreeable. Instead, they exploit them. The moment you make it clear that you live for their validation, they see you as a tool, not a man. The so-called nice guy confuses kindness with strategy. He believes that every smile, every sacrifice, every display of patience will be recognized as noble. Yet the reality is that human beings are not moved by constant submission. They are moved by strength, by confidence, and by mystery. What is freely given becomes worthless. What must be earned becomes priceless. The nice guy, in his eagerness to give everything, robs himself of value. By lowering his own price, he invites others to treat him as cheap. Consider how he approaches relationships, whether with friends, colleagues, or lovers. He is always available, always ready to drop everything at the first call. He believes this makes him dependable. But in truth, it makes him invisible. If he is always there, what urgency is there to appreciate him? If he is always giving, what effort is required from the other side? Dependence becomes suffocating, and generosity without boundaries turns into weakness. The more he gives, the less others want it. The weakness of the nice guy lies in his hunger for approval. He measures his worth by how many smiles he can produce, by how comfortable he can make others feel. But this hunger becomes obvious, and once people sense it, they know they hold power over him. They can withhold affection to manipulate him. They can dangle attention as a reward, and he will dance for it. They can disrespect him without fear of consequences, because deep down they know he will not leave. He will stay because he fears rejection more than he values self-respect. This weakness spreads into every part of his life. At work, he avoids conflict, believing that being agreeable will make him indispensable. Yet he becomes the one overlooked for promotion. Because he has never shown the edge of authority among peers, he laughs at jokes made at his expense, thinking it will prove his good nature. But it only proves that he can be disrespected without resistance. In relationships, he drowns the other person in affection, thinking that unconditional devotion will make them stay. Instead, they grow cold, because people do not cherish what costs them nothing. The tragedy of the nice guy is that he believes he is virtuous, when in fact he is powerless. His niceness is not strength, it is fear. Fear of standing alone, fear of saying no, fear of being disliked. He confuses this fear with goodness. Others see the truth. He lacks the backbone to assert himself. And in a world where strength is respected above all, weakness is treated with contempt. To understand the weakness of the nice guy, you must recognize the laws of human nature. People are drawn to what challenges them, not to what submits to them. They admire what stands tall, not what kneels too easily.
The nice guy lives on his knees. He kneels to the opinions of others, to the whims of those around him, to the false belief that sacrifice without demand is noble. But sacrifice without demand is simply waste. Even when he does receive appreciation, it is shallow and temporary. People will thank him for his kindness, but they will not respect him for it. They may keep him around as a safe option, a background figure, someone who will always be there when needed. But they will never see him as a leader, as a figure of strength, or as a man who shapes his own destiny. He is tolerated, not admired, kept around but never chosen first, seen but never truly valued. This weakness also corrodes his own spirit. Deep inside, the nice guy grows resentful. He tells himself that he deserves love, recognition, and respect because of all that he gives. He cannot understand why others seem drawn to colder, more distant, more commanding personalities. He becomes bitter when his devotion is ignored, yet he does not dare to change his approach. His fear of rejection chains him to the same behaviors that guarantee his suffering. He does not see that the fault is not in the cruelty of others, in the weakness of his own posture. The world is not kind to those who seek to be endlessly kind. It rewards strength, certainty, and self-possession. The nice guy is stripped of all three. His smile hides insecurity. His generosity hides desperation. His loyalty hides his fear of being abandoned. He is a man who bleeds himself dry for the approval of others, never realizing that approval is the cheapest prize of all. The weakness of the nice guy is not that he is kind. It is that his kindness is rooted in fear, and fear can never command respect. There is a certain kind of power that does not need to shout, does not need to prove itself, and does not need to chase after anything or anyone. That power is indifference. To most men, indifference feels unnatural, even dangerous, because they have been trained to believe that attention and approval are necessary for survival. They fear being ignored, and so they make the fatal mistake of always reaching, always pursuing, always showing their need. But what they do not realize is that the very act of reaching gives away their power. The man who is desperate to be seen becomes invisible. The man who is desperate to be loved becomes unworthy of love. The man who cannot walk away from the table becomes the one who is most easily discarded. Indifference reverses this dynamic. It shifts the balance of control without effort. When you no longer crave the smile, the nod, or the favor of others, you become untouchable. They cannot bribe you with attention, nor manipulate you with rejection, because you have detached your worth from their approval. This detachment is what makes indifference so dangerous, because it removes the one weapon that most people rely on to control others, your need for them. Once you show that you can exist fully without their validation, they are the ones who begin to chase you. The man who practices indifference does not lack emotion. He masters it. He feels as deeply as anyone else. He does not allow those feelings to dictate his actions. He can desire, but he does not cling. He can enjoy, but he does not depend. He can love, he does not worship. This creates a paradox that others cannot resist. His presence feels strong yet unpredictable. His attention feels rare and therefore valuable. When he chooses to give his time, his affection, or his approval, it carries weight because it is not guaranteed. What is scarce is desired, and indifference creates scarcity without effort. Look at the men who are admired, feared, or respected across history. They were not the ones begging for recognition, nor the ones flooding others with unrestrained devotion. They were the ones who could remain silent when others demanded an answer, who could remain still when others rushed, who could remain cold when others grew desperate. This self-control breeds mystery, and mystery breeds attraction. The man of indifference never exposes his entire hand. He allows others to wonder what he thinks, how much he cares, and whether they matter to him at all. This uncertainty keeps them engaged, while his calm detachment keeps him in control. Indifference is not cruelty, though many confuse the two. Cruelty seeks to harm, to crush, to dominate through pain. Indifference simply refuses to be enslaved by need. It does not mean rejecting kindness, but it does mean rejecting dependency. When others see that you will not beg for their presence, they begin to fear losing yours. When they notice that you can enjoy their company without requiring it, they start to value it more. When they realize that their absence does not weaken you, they work harder to earn their place in your life. Consider the opposite.
A man who cannot be indifferent clings too tightly. He reveals his desperation in every word and action. He gives too much, too soon, and he expects to be rewarded for it. But the world does not reward desperation, it punishes it. The more he chases, the more he is avoided. The more he sacrifices, the more he is taken for granted. By trying to hold on to everyone, he loses them all. His lack of indifference exposes his weakness, and weakness invites exploitation. The power of indifference lies in freedom. The man who is indifferent is free from the chains of constant approval. He does not need the crowd to cheer, the lover to stay, or the friend to reassure him of his worth. He carries his worth within himself, and this independence unsettles others. They cannot control him, because they cannot threaten him with abandonment. They cannot bribe him, because he is not for sale. They cannot manipulate him, because he does not fear being alone. This kind of freedom is terrifying to those who seek to bind others, and irresistible to those who crave the presence of someone unshaken. Indifference also sharpens perception. When you are not blinded by need, you can see people for what they are, not what you hope they will be. You can observe their actions without twisting them to fit your desire. You can recognize betrayal early, because you are not clinging to illusions. You can identify weakness in others, because you are not distracted by your own. Indifference clears the fog of desperation and allows you to move strategically rather than emotionally. The greatest strength of indifference is that it reverses pursuit. The moment you stop chasing, others begin to move toward you. The moment you stop flooding the world with need, the world begins to seek your attention. It is not because you have withdrawn entirely, because you have chosen when and where to give yourself. Your approval, once freely given, now carries weight. Your attention, once constant, now feels scarce. Your presence, once overlooked, now feels rare. This transformation happens the instant you decide that your value does not rest in their hands, but in your own. A man's downfall begins the moment he convinces himself that being liked is the same as being respected. The two are not equal, and they never will be. Approval is shallow, unstable, and cheap, while respect is solid, lasting, and difficult to obtain. Yet the weak man, the so-called nice guy, spends his life chasing approval as if it were gold, when in truth it is dust. He lives in constant fear of rejection, constantly tailoring himself to fit the desires of others, and in doing so he erases the very qualities that could have made him worthy of respect. Approval is an illusion because it depends on moods, circumstances, and convenience. People will like you as long as you serve their interests. The moment you stop bending to their will, that approval vanishes. They will smile in your face when you please them, and they will turn against you when you refuse. To live for approval is to live as a servant, always anticipating the next command, always terrified of losing favor. This is why approval is so dangerous. It enslaves the man who pursues it. Respect, however, is forged in strength. It is not handed out freely, and it does not depend on how agreeable you are. It is born from the firmness of your decisions, the clarity of your boundaries, and the consistency of your actions. Respect requires that others recognize something within you that cannot be bent or broken. They may not always like you, but they will measure themselves against you. They may not always agree with you, but they will think twice before crossing you. And in the end, it is better to be respected with a touch of fear than to be liked with no weight at all. The man who seeks approval is always at war with himself. He suppresses his own thoughts, his own desires, and his own instincts, all in the name of being liked. He tells himself he is being noble. Inside, he feels hollow. He cannot voice his true opinion if it risks disapproval. He cannot stand firm in conflict, because conflict threatens the smiles he desperately depends on. He becomes a mirror of others, reflecting their wishes back at them, never daring to shine with his own light. This emptiness does not make him more liked. It makes him easier to forget. On the other hand, the man who chooses respect over approval is unafraid to displease. He knows that his authority does not come from making everyone comfortable, from making himself unshakable. He will speak the truth, even if it stings, because truth has more weight than flattery. He will stand by his principles even if they are unpopular, because principles outlast trends. He will walk away rather than beg to stay, because walking away preserves dignity while begging destroys it.
In this firmness, others begin to respect him, not because he has given them everything, but because he refuses to give away himself. In relationships, the difference is clear. The man who seeks approval smothers his partner with endless affection, never disagreeing, never setting limits. At first, this may seem appealing, but soon it becomes suffocating. Why? Because affection without strength feels desperate, not valuable. Meanwhile, the man who commands respect does not give all of himself without cost. His love is powerful because it is not rooted in fear. His presence is felt because it is not guaranteed. He does not bend simply to avoid conflict, and so his affection, when given, carries the weight of choice rather than compulsion. In social circles, the approval seeker becomes the butt of jokes. He laughs along when mocked, believing it shows humility, but all it shows is weakness. Friends may keep him around, but only as someone safe to ridicule. They know he will never stand up for himself, never push back, never demand better treatment. Contrast this with the man who commands respect. He may not be the most liked. He may not always be invited. But when he speaks, others listen. When he sets a line, others hesitate before crossing it. His company is valued not because he entertains, but because his presence has gravity. Even in power, the principle holds. Leaders who crave approval make decisions based on popularity. They twist and bend with every shift in public opinion. They try to please everyone, and in doing so lose control of everything. Leaders who command respect make decisions based on strength, clarity, and necessity. They are willing to displease the crowd if it means preserving authority. And though they may face resistance, in the end, their strength leaves a deeper mark than the hollow applause of approval seeking. Approval is fickle. It comes quickly, and it vanishes even faster. Respect takes time to build, but once it is earned, it cannot be easily erased. Approval is emotional, but respect is rational. Approval flatters, but respect endures. And when people are forced to choose, they will always yield to the man they respect rather than the man they merely like. This is why respect must always be valued above approval. The former makes you strong, the latter makes you weak. Human beings are drawn to extremes, yet they despise what they can fully predict. A man who is endlessly warm, endlessly available, endlessly affectionate soon loses all mystery. His warmth, instead of being a gift, becomes a burden. His availability, instead of being cherished, becomes assumed. The man who floods the world with constant affection turns himself into background noise, always there, never missed. On the other end of the spectrum lies the man who is completely cold, distant, and unreachable. At first, his coldness may intrigue, but soon it becomes exhausting. People grow wary of trying to break down walls that never crack. Complete coldness breeds isolation, just as complete warmth breeds suffocation. The true art lies not in either extreme, but in mastering the balance between them. The strategy of controlled coldness. Controlled coldness is deliberate. It is not the absence of care, but the measured use of it. It is the ability to withdraw affection, attention, or presence at will, not out of cruelty, but out of wisdom. It creates contrast, and contrast is what ignites desire. When warmth follows distance, it is cherished. When attention follows restraint, it feels valuable. When affection is rationed rather than poured out recklessly, it carries weight. People begin to seek it, to earn it, to wonder when and how it will come again. This anticipation is power, and power is maintained